हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का दूसरा अध्याय ज्योग्राफी का, जो कि हमारी पृथ्वी के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है। दूसरा अध्याय का नाम है हमारी पृथ्वी के अंदर। हमारी पृथ्वी के अंदर जितने भी आपको संरचनाएँ मिलती हैं, उनके बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। हमारे पृथ्वी के अंदर आपको आंतरिक कॉर्ड, प्रॉपर्टी, स्थल, पानी इत्यादि जो भी चीज़ पाए जाते हैं, उनके जो भी क्रियाकलाप होते हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है ये? एक ग्रह है। पृथ्वी जो है हमारी पृथ्वी जो है एक गतिशील ग्रह है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अंदर भी परिवर्तन हो रहा है और बाहर भी परिवर्तन होता है। आप जानते हैं कि धीरे-धीरे जो पृथ्वी का जो है जगह जो है क्या होता है अलग होते जा रहा है। मतलब कि ये जो परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी के अंदर हो रहा है और पृथ्वी के बाहर आप परिवर्तन जो देख रहे हैं, पृथ्वी के बाहर आपको परिवर्तन क्या-क्या देखने को मिलता है। तो पृथ्वी के बाहर आप समुद्र को देख रहे हैं, आप नदी को देख रहे हैं, आप स्थल को देख रहे हैं, ये सब क्या है पृथ्वी के बाहर के पहाड़ को देख रहे हैं, पर्वत को देख रहे हैं, ये सब क्या है पृथ्वी के बाहर के भाग हैं। और पृथ्वी के अंदर के जो भाग हैं, आपको पृथ्वी के अंदर आपको जल मिलते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, ये सब पृथ्वी के अंदर हैं। तो इन सब चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या आप जानते हैं? विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। ये सब क्या है? विश्व की सबसे गहरी खान जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है और इसकी गहराई कितना है तो 4 किलोमीटर इसकी गहराई है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं और यहाँ पर जो है तेल की खोज में इंजीनियर क्या किए हैं तो 6 किलोमीटर की गहराई तक यहाँ पर खुदाई हो चुकी है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है मतलब पृथ्वी के केंद्र तक मतलब पृथ्वी के केंद्र जहाँ पर है वहाँ पर पहुँचने के लिए ये लेकिन असंभव है, आपको समुद्र सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा और समुद्र सतह जहाँ सतह है, वहाँ से नीचे आपको जाना होगा कितना? तो 6000 किलोमीटर तक। ये मुख्य रूप से आप याद रखेंगे जो कि आपसे क्वेश्चन ज़्यादातर यहाँ पर सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, कितनी इसकी गहराई है? तो 4 किलोमीटर यहाँ पर गहराई है। यहाँ पर देखेंगे तो पृथ्वी का आंतरिक भाग में आप यहाँ पर आंतरिक कॉर्ड देख सकते हैं, प्रॉपर्टी देख सकते हैं, ये स्थल मंडल हो गया। ये जितने भागों में बँटा हुआ है, ये जो देख रहे हैं बाह्य कॉर्ड है और ये क्या है तो मेंटल है और ये मेंटल जो है ये आपको जो दृश्य दिख रहा है रेड के ऊपर का दृश्य ये क्या है रेड और ऊपर के बीच के जो भाग के हैं उनको मेंटल कहा जाता है। यहाँ देखेंगे तो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रित परतों से बना हुआ है। पृथ्वी जो प्याज जो आप देखते हैं तो प्याज एक के बाद एक जो है परत आपको दिखाई देता है, उसी प्रकार है जो पृथ्वी का भी बनावट है। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रपटी कहते हैं और पृथ्वी के जो भी ऊपरी परत हैं उसको प्रपटी कहा जाता है। ठीक? यह सबसे पतली परत होती है और ये जो प्रॉपर्टी जो होती है ये सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कहाँ पर? तो महाद्वीपीय संहति जो है यहाँ पर कितना? तो 35 किलोमीटर और समुद्री सतह जो केवल है समुद्री सतह में वहाँ पर सिर्फ़ 5 किलोमीटर ये प्रॉपर्टी मिलते हैं। ये पतली प्रॉपर्टी और महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है और ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि ये महाद्वीपीय संहति जो है ये किससे बना हुआ है? तो सिलिका एवं एल्यूमिना से ये बना होता है। याद रखेंगे ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसके द्वारा इसका निर्माण होता है? तो सिलिका एवं एल्यूमिना से। इसीलिए इसे Cl मतलब C का मतलब होता है सिलिका और तथा L का मतलब होता है एल्यूमिना। ये भी शॉर्ट फॉर्म में भी आपसे पूछा जाता है जो महाद्वीपीय संहति का निर्माण किससे होता है? तो सिलिका एवं एल्यूमिना से निर्माण होता है और Cl भी दिया जाता है। C का मतलब क्या हो जाता है? सिलिका और L का मतलब
एलुमिना होता है। महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है और महासागर की किसकी होती है? महाद्वीपीय की आप याद रखेंगे सिलिका एवं एलुमिना की और महासागर की प्रॉपर्टी जो बनी होती है ये सिलिका एवं मैग्नीशियम। इसमें सिलिका रहेगा लेकिन मैग और एलुमिना वहाँ से हट जाएगा, यहाँ पर मैग्नीशियम रहेगा। ये याद रखेंगे जो महासागर और महाद्वीपीय जो संहति जो है उसका प्रॉपर्टी मुख्यतः जो किससे बना होता है, ये आपको याद रखना है महाद्वीपीय का और महासागर का। महाद्वीपीय में आप याद रखेंगे सिलिका एवं एल्यूमिना का और महासागर में याद रखेंगे आप सिलिका एवं मैग्नीशियम का। आगे है महासागर की आप देख लीजिए तो इसमें जो आप शॉर्ट में देखेंगे तो इसीलिए इसे सीमे कहा जाता है मतलब सी से सिलिका और में से मैग्नीशियम। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है और प्रॉपर्टी के जो ठीक आप ऊपर में देखिए प्रॉपर्टी के जो ऊपर जो पृथ्वी है उसके ठीक नीचे जो है मेटल होता है। मेटल क्या होता है? तो मेटल जो होता है ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है और ये जो है 2900 किलोमीटर के गहराई तक ही फैला होता है। इसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है क्रोड होती है। जो ये देख रहे हैं आप, ये जो आंतरिक परत देख रहे हैं ये क्रोड है, ये जो देख रहे हैं ये मेटल है, ये जो क्या है प्रॉपर्टी के निचली जो भाग है इसको जो देख रहे हैं ये भाग ये मेटल है। इसकी जो कितना गहराई है तो 2900 किलोमीटर। प्रॉपर्टी से ठीक नीचे का जो मेटल होता है इसका कितना गहराई है तो 2900 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको महाद्वीपीय प्रॉपर्टी और महासागरीय प्रॉपर्टी में अंतर दिखाया गया है। तो ये महासागर को आप देख रहे हैं और महासागरीय प्रॉपर्टी ये जो देख रहे हैं ये महासागरीय प्रॉपर्टी है। ये जो लाल जो डिजाइन आपको दिखाई दे रहा है लाल लाल रेखा ये और महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में देखेंगे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में ये जो ऊपरी और निचली भाग ये महाद्वीपीय है, देख रहे हो ऊबड़-खाबड़ जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है? महाद्वीपीय है और महाद्वीपीय के नीचे में आप देखेंगे तो ये जो पतली परत जो आपको चढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्या है? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है और इनका निर्माण किससे होता है? तो इनका निर्माण जो होता है सिलिका एवं एल्यूमिना से होता है महाद्वीपीय का और महासागर का किसका होता है? सिलिका एवं मैग्नीशियम से इनका निर्माण होता है। ये उनसे बनी होती है। आगे चलते हैं तो आगे है जिसकी इसकी जो आंतरिक पेटकॉर्ड है जिसकी त्रिज्या कितना होता है 3500 किलोमीटर और जो आंतरिक जो कॉर्ड जो देख रहे हैं इसका जो त्रिज्या होता है ये कितना होता है तो 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होता है। ये भी पूछा जाता है आंतरिक कॉर्ड का निर्माण किससे होता है तो निकेल निकेल और लोहे से इसका जो है निर्माण होता है ये इससे बना हुआ होता है। इसलिए इसको जो है निफे कहा जाता है मतलब निकील और तथा फेर से फेरस निकेल एवं फेरस इसको कहते हैं तथा इसको क्या बोलते हैं निफे। निफे का मतलब क्या होता है नी से निकेल और निकील और फे से फेरस। निकल और फेरस के लोहा के निर्माण से इसका निर्माण होता है जो आंतरिक कॉर्ड है उनका और केंद्रीय कॉर्ड का ताप मान एवं दाब जो होता है काफ़ी उच्च होता है और आगे है जो केंद्रीय कॉर्ड जो होता है बीच का जो कॉर्ड होता है उसका ताप और दाब क्या होता है बहुत ही ज़्यादा होता है उच्च होता है। ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से आपको देखने को पॉइंट मिले। क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। मतलब पृथ्वी का जो आप आयतन देखते हैं उनका 1% से ही सिर्फ भाग जो है वो क्या है प्रॉपर्टी है और 84% मेटल एवं 15% हिस्सा क्रोड है और 84% जो हिस्सा होता है वो मेटल का है और 15% हिस्सा क्रोड है और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी की त्रिज्या जो है कितना किलोमीटर है तो इसका जो त्रिज्या है कितना है 6371 किलोमीटर इसका त्रिज्या है और यह 15% क्रोड है 84% मेटल है और 1% जो है इसका प्रॉपर्टी हिस्सा जो आप देख रहे हैं पृथ्वी का आयतन का केवल 1% जो हिस्सा जो है ये प्रॉपर्टी का है। ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिला, ये पॉइंट आपको याद करना है। सेल एवं खनिज किसको कहते हैं? तो सेल एवं खनिज को आपको देखेंगे तो सेल और खनिज किसको कहा जाता है? उससे पहले शब्द की उत्पत्ति को हम देखेंगे। जो इग्नियस जो है इग्नियस शब्द किसका है? तो लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि और इग्निस जो है किसका लैटिन शब्द है? तो इग्निस का और इसको क्या बोलते हैं? अग्नि बोलते हैं। सेडिमेंट्री क्या है? सेडिमेंट्री लैटिन शब्द सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर और सेडिमेंट्री क्या है तो जिसका लैटिन शब्द ये जो है इसका लैटिन शब्द क्या है सेडिमेंटम है और इसका अर्थ क्या होता है स्थिर और
आगे है मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक जो है ग्रीक शब्द मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ है रूप परिवर्तन, और मेटामॉर्फिक जो क्या है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन। ये सब जो है शब्द इसकी किसकी कहाँ से उत्पत्ति होती है उनके बारे में यहाँ पर दिया गया है। इग्नियस जो है जिसका अर्थ होता है आग, ये इंग्लिश से निकला हुआ है, ये लैटिन शब्द। और सेडिमेंट्री जो है इसका लैटिन शब्द क्या है? सेडिमेंटम है, और इसका अर्थ क्या है? स्थिर है। और मेटाफॉर्मिक जो है ग्रीक शब्द है, इसका जो ग्रीक शब्द क्या है? तो मेटामॉर्फोस है, और इसका जिसका अर्थ क्या होता है? रूप परिवर्तन। यहाँ पर शब्दावली को देखेंगे तो जीवाश्म। जीवाश्म कहते हैं सेलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहा जाता है। जो जो पृथ्वी में दब गया है, वो बहुत दिनों से दबा हुआ है, उसको क्या कहता है? तो जो पेड़-पौधे वहाँ पर मृत पेड़-पौधे जो है जंतु, जीव-जंतु जो हैं बहुत दिनों से दबे हुए हैं, उनको जो क्या कहा जा रहा है? तो जीवाश्म कहा जाता है। सेलों की परतों में मतलब पृथ्वी के जो परतों में जो दब गए हैं मृत पौधे या जीव-जंतु जो अवशेष हैं उनको क्या कहा जाता है? तो जीवाश्म कहा जाता है। सेल एवं खनिज के बारे में पढ़ेंगे तो पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है, और ये जो है पृथ्वी की प्रॉपर्टी जो है अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं, और पृथ्वी के जो ये प्रॉपर्टी बन रहे हैं, इनके जो खनिज पदार्थ हैं, बहुत से खनिज पदार्थ होते हैं, प्राकृतिक पिंड होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन के हो सकते हैं, और ये जो है सेल जो है विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, विभिन्न आकार के हो सकते हैं। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है आग्नेय और एक होता है सेल, और एक आग्नेय मतलब आग्नेय का हो गया इग्नियस, यहाँ पर आप देखे थे आग्नेय सेल, और दूसरा होता है अवसादी सेल जिसको सेडिमेंट्री सेल बोलते हैं, और तीसरा होता है कायांतरित सेल जिसको मेटामॉर्फिक सेल कहा जाता है। कितने प्रकार के सेल? तो 3 प्रकार के, आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया और कायांतरित हो गया। ये आपको याद रखना है, 3 प्रकार के सेल हैं, तीनों प्रकार के सेल के बारे में आपसे पूछा जाता है। द्रवित जो होता है द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। द्रवित मैग्मा क्या होता है? तो ये ठंडा होगा, फिर क्या हो जाएगा? वो ठोस हो जाएगा। ये जब गर्म होता है तो ये पिघलता हुआ नीचे गिरता है, और जब ये ठंडा होता है तो ये क्या होता है? ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहता है, और जो ये इस प्रकार से बन जाता है इसको क्या कहा जाता है? तो आग्नेय सेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है, और ये जो मैग्मा जो ठंडे हो गए हैं और ये जो बने हैं, इसको आग्नेय सेल कहा जाता है, और इन्हें प्राकृतिक सेल भी कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं। आग्नेय सेल भी कितने प्रकार के? तो 2 प्रकार के, एक अंतर्वेदी सेल और एक बहिर्वेदी सेल। एक अंदर का और एक बाहर का। मतलब अंतर्वेदी सेल होता है, एक बहिर्वेदी सेल होता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक अंतर्वेदी, एक बहिर्वेदी, और मुख्य रूप से 3 प्रकार के सेल होते हैं। एक आग्नेय, और एक जो है आग्नेय सेल होता है, एक क्या होता है? तो एक होता है अवसादी, एक होता है कायांतरित सेल। ये 3 प्रकार के सेल हो गए, इसमें भी एक आग्नेय सेल हो गया, उनका 2 प्रकार होता है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। आगे है ज्वालामुखी के बारे में यहाँ पर देखेंगे तो क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा की लावा है जो पृथ्वी की आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आती है। ये क्या होता है? जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर ये सतह पर आता है और इस तरह से नीचे की ओर आता है, ये ठंडा हो जाता है और ये ठोस हो जाता है। इसी प्रकार है, ये लाल होता है, लाल द्रवित मैग्मा होता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह तक आता है, सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेज़ी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। क्या होता है? यह जब तेज़ी से पृथ्वी की ओर आता है तो ये ठंडा होता है और यह ठोस हो जाता है। प्रॉपर्टी इस प्रकार के से बने सेल को बहिर्वेद आग्नेय सेल कहते हैं, और यह इस प्रकार से जो प्रॉपर्टी का निर्माण हो रहा है, इस पर प्रॉपर्टी पर इस प्रकार से जो बन रहा है सेल, इसको क्या बोलते हैं? बहिर्वेदी आग्नेय सेल, मतलब बाहरी का सेल। इनकी संरचना कुछ जो होती है, इसकी संरचना बहुत महीन दाने वाले होती है, और इसकी संरचना जो होती है बहुत ही महीन दाने वाले होती है। मैग्मा कभी-कभी भूप्रपट्टी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है, और कभी-कभी मैग्मा जो होता है क्या होता है भूप्रपट्टी के आते-आते वहाँ पर जो है वहाँ तक पृथ्वी तक नहीं पहुँचकर वह क्या होता है
ऊपर में ही क्या होता है, अंदर में ही ठंडा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर से निकला मैग्मा तो यहाँ पर से यहाँ पृथ्वी पर नहीं आया लेकिन यहीं पर जो है ठंडा हो गया। तो इस प्रकार के ठंडा हो जाता है तो इससे जो होता है इस प्रकार के बने सेलों को अंतर्वेदी और यही जो सेल बना इसको अंतर्वेदी सेल कहा जाता है। धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़ी जो होता है ये धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है तो के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है और ये जो है धीरे-धीरे ठंडा हो जाता है तो ये बड़े दानों का रूप और जो बहिर्वेदी है वो छोटे दाने का, अंतर्वेदी जो अंदर में है वो बड़े दानों का रूप ले लेता है। ठीक है? ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है और ग्रेनाइट भी जो आप देख रहे हैं वो क्या है? एक ऐसे सेल का ये अंतर्वेदी सेल होता है, आग्नेय सेल होता है जो कि इनका एक उदाहरण है। लेई, मसालों तथा दोनों लेई, मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है, वो ग्रेनाइट से बने होते हैं। किनका? तो मसाले बनाने के लिए, लेई बनाने के लिए इन सब का जो उपयोग किया जाता है, ये जो इनसे ग्रेनाइट का से ये सब बने होते हैं। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक-दूसरे से टकराकर छोटे-छोटे टुकड़ों में टूट जाती है और सेल क्या होता है, जो चटक कर क्या होता है, एक-दूसरे से टकराकर क्या होता है, टूट जाता है। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। जो टूट गया, एक-दूसरे से टकरा कर टूटा, उसको क्या बोलता है, तो इसको अवसाद कहा जाता है। जो टूटा, वो अवसाद है। ये अवसाद हवा, जल तथा हवा के द्वारा या जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाकर जमा कर दिया जाता है और यही अवसाद जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसके द्वारा? तो हवा के द्वारा, जल के द्वारा पहुँचा दिया जाता है और उसको जमा कर दिया जाता है। ये अदीर्घ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं और ये जो है दीर्घ जो होते हैं अवसाद ये दबकर या एवं कठोर होकर सेल की परत को बनाते हैं। इस प्रकार सेल जो होता है इसको अवसादी सेल कहा जाता है। जो इस प्रकार के सेल का निर्माण हो रहा है इसको अवसादी सेल कहते हैं। जो हवा के द्वारा, जो पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर जम गए, वही जो है कठोर हो गया सेल, उसको क्या बोलते हैं? इसको अवसादी सेल के नाम से जानते हैं। उदाहरण के लिए आप बलुआ पत्थर को देख लीजिए। रेत के दानों से बनता है। ये जो उदाहरण के लिए आप बलुआ पत्थर जो है ये रेत के दानों से बनता है। बलुआ पत्थर क्या बनता है? रेत के दानों से बनता है। और इन सेलों में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं और ये जो यहाँ पर रहे हैं जैसे पेड़-पौधे, जानवर इत्यादि जो रहते हैं सूक्ष्म जीव, इन सेलों पर जो रहे हैं वो जीवाश्म हो सकते हैं। आगे है आग्नेय एवं अपसादी सेल जो होता है, आग्नेय एवं अपसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकते हैं। आग्नेय और अपसादी जो सेल है, ये क्या होता है तो उच्च दाब और ताप के कारण क्या होता है कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। कायांतरित आप पहले पढ़े 3 प्रकार के सेल उसमें ये अंतिम जो तीसरा सेल है इसमें जो है ये परिवर्तित हो सकता है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। कौन? तो चिकनी मिट्टी स्लेट जो है, ये क्या होता है चूना पत्थर संगमरमर में चीनी मिट्टी स्लेट में परिवर्तन हो जाएगा और चूना पत्थर किसमें? तो संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ये देखिए कायांतरित परिवर्तित जो सेल है अवसादी सेल आपको यहाँ पर चित्र के अनुसार बताया गया है। सेल हमारे बहुत उपयोगी होते हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। सेल का उपयोग किस में करते हैं? तो इसका घर में उपयोग करते हैं इसका सड़क में उपयोग करते हैं। अब जो है आप देखेंगे कि आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए आप देखेंगे 7 पत्थर मतलब पिट्ठू मतलब आप बच्चे में खेलते होंगे 7 पत्थर वाले खेल, एक पत्थर के ऊपर दूसरा पे ये सब जो है ये क्या है? एक प्रकार का इसको पिट्ठू का नाम दिया गया है। 7 पत्थर के उपयोग से हम खेल जो खेलते हैं इसको पिट्ठू कहते हैं। और आगे है चिविड्डी मतलब अष्टापू या किट-किट जो इसका उपयोग करते हैं ये पत्थर के द्वारा आप उपयोग करते हैं। 5 पत्थर मतलब गिट्टी जो खेलते हैं 5 पत्थर आज भी कभी-कभी आप गाँव या कहीं जाइएगा तो बच्चे को 5 गिट्टी लेकर खेलते हुए देख रहे हैं। ये जो पत्थर का उपयोग इसमें किया जा रहा है। तो ये सेल का उपयोग इन सबों में होता जो हो रहा है उनका जो उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, तो घरों के निर्माण में कर रहे हैं, सड़क के निर्माण में कर रहे हैं, इमारत में ये सब जो है खेल में कर रहे हैं, इन सब का उपयोग हम इन सेलों का निर्माण जो है उपयोग जो हम करते हैं।
आप अपने दादा-दादी, माता-पिता, पड़ोसी से पूछकर अन्य खेलों की जानकारी अब इन प्रकार के खेलों के बारे में हम जानते हैं, जो कि यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर कुछ करके देखने के लिए कहता है। तो ये जो चित्र आप देख रहे हैं, एक जो चित्र आपको लाल किला का दिखाया गया है, ये किसका बना हुआ है? तो ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ चित्र जो ये जो है लाल किला किससे बना हुआ है? तो लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये ताजमहल जो है ये सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ ताजमहल है। किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ जो आपको ताजमहल देखने को यहाँ पर मिल रहा है। आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? तो आगे जो है आपको आश्चर्य जानकर होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके में से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है। कहता है कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार कि सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस क्रिया को सेल चक्र कहते हैं और एक सेल जब दूसरे सेल में परिवर्तन होता है तो इसको क्या बोलते हैं? तो सेल के यहाँ पर आप देख रहे हैं इनको सेल क्रिया के रूप में आपको दिखाया गया है। क्रांतीय सेल मैग्मा का जो उपयोग आग्नेय सेल, अवसादी सेल जो है क्रांतीय सेल में परिवर्तन हो रहा है और फिर यही जो है मैग्मा के रूप में आपको दिखाई देता है। तो ये सब जो है एक प्रक्रिया जो है ये एक चक्र है। एक दूसरे से ये में जो परिवर्तन हो रहा है इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो सेल चक्र के नाम से जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है? हम ऊपर भी पढ़े थे कि जो भी द्रवित होता है मैग्मा वो जब नीचे आता है तो ये क्या हो जाता है? तो ये ठोस धीरे-धीरे जब ठंडा होता है तो ये ठोस हो जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं। और यही क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में जब टूट कर जाता है तो ये सब क्या है देखिए यहाँ पर तलछट जो है यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान नदी और हवा के पानी के बहाव में आता है। हवा के बहाव में ये आते हुए क्या हो जाता है अवसाद हो जाता है। ये अवसादी सेल का निर्माण करता है। ताप एवं दाब के कारण क्या होता है आग्नेय एवं अवसादी सेल क्रांतीय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये भी पूछा जाता है कि इस क्रांतीय सेल का निर्माण कैसे होता है? तो दाब और ताप के अनुसार क्या होता है ये अवसादी सेल जो है क्रांतीय सेल में परिवर्तन हो जाता है। ये परिवर्तित इसमें देखिए यहाँ पर इसका चक्र जो है इस प्रकार से चल रहा है। अत्यधिक दाब और ताप में देखें के कारण क्रांतीय सेल जो पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है और इसी के प्रकार जब फिर से इसको अत्यधिक ताप और दाब मिलता है तो यही क्रांतित सेल पुनः पिघल कर क्या हो जाता है द्रवित बन जाता है और फिर जो है ये मैग्मा का जो है ये मैग्मा बन जाता है। इस प्रकार जो है इस प्रकार इसका चक्र ऐसे चलते रहता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यही फिर देखिए यहाँ पर फिर जो ये क्या हो जाएगा ठोस हो जाएगा किसमें? तो सेल के रूप में यह द्रवित होकर फिर ठोस होता है, फिर आग्नेय सेल का निर्माण हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार आप इनका सेल चक्र का जो है परिवर्तन इस प्रकार होते रहता है। आगे है सेल विभिन्न खनिज से बने होते हैं या सेल किससे बने होते हैं? विभिन्न खनिज से बने होते हैं। जैसे देखेंगे खनिज ये जो प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं और खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। आप जानते भी हैं कि खनिज जो है पेड़-पौधे इत्यादि इनके रासायनिक क्रिया के कारण होते रहते हैं। पदार्थ हैं पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ये क्या है? जो खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक एवं गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण से इसका कार्य जो है होते रहता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत आवश्यक है। कुछ का उपयोग ईंधन के में हम करते हैं जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इस सब का क्या उपयोग कर रहे हैं? इसका जो है ईंधन के रूप में कर रहे हैं। किनका? तो खनिज का उपयोग मानव के लिए जो उपयोग हो रहा है जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम इनका सबका उपयोग हम कर रहे हैं और इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है। प्राकृतिक खनिज का उपयोग हम किस-किस में कर रहे हैं? तो कोयले में कर रहे हैं, खनिज में जो है प्राकृतिक गैस में कर रहे हैं, इनका उपयोग हम औषधि में कर रहे हैं, उद्योग में कर रहे हैं, उर्वरक में होता है। जैसे कि आप देखते हैं लोहा, एल्युमीनियम, सोना, यूरेनियम इन इत्यादि चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो आपसे कहता है कि खनिज कौन-कौन से राज्य में तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पर देखेंगे कहाँ झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि जगहों में आपको खनिज देखने को मिलते हैं, खनिज वहाँ पर उपलब्ध हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे सिंध में, यहाँ पर आपको दिख जाएगा छत्तीसगढ़ में, ये सब जो झरिया हो गया यहाँ पर आपको कोयले और अनेक खनिज मिलते हैं। तो इस प्रकार ये चैप्टर जो है आपका खत्म होता है। आगे का जो तीसरा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे। इसमें आपको बहुत-बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिला, सारी चीज़ें देखने को मिला जो कि आपको
पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के बाहरी भाग के बारे में भी कुछ जानने को मिला। ज़्यादातर आपको क्या मैग्मा के बारे में सीखे, पृथ्वी की परत के बारे में जाने, अंतर्वेदी, बहिर्वेदी इत्यादि, शेल चक्र क्या है, शेल क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपने इसमें पढ़ा, इस अध्याय में पढ़े। तो चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। ये अध्याय आपका समाप्त होता है। आगे हम तीसरा अध्याय इसको आगे भी हम चलाएँगे, तीसरा अध्याय इसका हम लाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।